सो अब स्टार्ट कर रहे हैं 14.4 न्यूमेरिकल। इसमें कह रहा है स्ट्रेट मेटल रॉड है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 50 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी लेंथ, 50 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर। हमें हर वैल्यू ऐसा यूनिट में करनी होती है, तो लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है। कैन स्लाइड विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन से वो स्लाइड कर सकते हैं ऑन ए पैरेलल कंडक्टिंग रेल के ऊपर। इट मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंगल का मतलब है कि थीटा की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड बी उसने खुद लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू है 0.72 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, बी का यूनिट है मेरे पास। The rail are joined to the battery of EMF 3 volt voltages, या जिसको EMF भी हम कह सकते हैं, वो कितने हैं 3 वोल्ट हमारे पास। And the fixed series resistance of 1.6 ohm, जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो 1.6 ओम है हमारे पास। Find the force required to hold a rod, कितनी फोर्स चाहिए उस रॉड को होल्ड करने के लिए। अच्छा जनाब ये है क्या न्यूमेरिकल, जरा न्यूमेरिकल को भी जरा समझ लें। ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि हमने क्या किया है, ये दो हमारे पास ट्रैक्स हैं जिसको हम कह रहे हैं पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स हैं। इसको हमने क्या किया, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस से और साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस से लगा दिया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या ये वोल्टेजेस हैं ये हमें दिए हुए उसने 3 वोल्ट्स, और ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है ये है 1.6 ओम की, ये वो कह रहा है। ठीक है, अब हो ये रहा है कि ये सर्किट यहां से यहां पे करंट कैसे फ्लो करेगा। जाहिर सी बात है इधर और इधर आप देखें तो यहां से यहां कोई रास्ता नहीं है, तो हमने क्या किया, एक रॉड को इसके ऊपर प्लेस कर दिया, ऐसे इस रॉड को प्लेस कर दिया। तो इस रॉड को प्लेस करने से क्या होगा कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला और वो करंट इस रॉड में आएगा और इस रॉड के थ्रू वो करंट आई मूव करता हुआ यहां से वापस बैक टू द बैटरी आएगा। तो इस रॉड को रखने से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रॉड है जो हमने रखी है इसकी लेंथ हमें दी है 0.5 मीटर और इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो बैटरी हमने कनेक्ट किया उसके वोल्टेजेस और साथ में जो सीरीज रेजिस्टर लगा है इसको आमतौर पे सर्किट की जबान में करंट लिमिटिंग रेजिस्टर कहते हैं। करंट लिमिटिंग रेजिस्टर का मतलब होता है कि हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए उसके लिए हम आमतौर पे ये रेजिस्टर लगा देते हैं, जो कि उसने हमें 1.6 ओम दिया हुआ है। और हमने किया ये कि यहां पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू इसने हमें दी हुई है 0.72। तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड रखी है जिसमें से करंट गुजर रहा है। कल भी मैंने आपको जो लेक्चर था उसमें मैंने कोई बात बताई थी कि अगर किसी रॉड में से या किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा हो और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। जब भी किसी वायर को किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए उसमें से करंट गुजारा जाए तो उस रॉड पे, उस कंडक्टर पे, उस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है जिसका फॉर्मूला है बेल साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स का वो है हमारे पास BIL साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फोर्स हम मालूम कर लेंगे, बी की वैल्यू हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन है, आई गिवन नहीं है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। आई मालूम करना हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम जानते हैं कि वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। तो आई क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। वी हमें वोल्टेजेस कितने दिए हुए हैं 3 और आर हमें कितना दिया 1.6। तो मैं जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा 3 को 1.6 से तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1.875 एम्पियर्स। करंट आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू B की जगह पर हम कितना पुट करेंगे 0.72 और I हमारे पास है 1.875 और साथ में लेंथ हमारे पास है 0.5 और साइन कितना है 90 जो कि 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी। हमने बस अब इन तमाम चीजों को 0.72 टाइम दिस टाइम 0.5 टाइम्स sin 91 होता है। सो दिस आंसर इज मेरे पास आ रहा है 0.675 न्यूटन। ये हमारे पास जवाब आ गया। मेरा ख्याल आसान है ये।
ठीक है, आसानी के साथ आप ये न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है। 14.4 जी, 14.5 न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें कह रहे हैं न्यूमेरिकल में कह रहे हैं इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनसाइड ए टोराइड ऑफ फील्ड ऑफ 2 एक्सपोनेंट -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू से दी है 2 एक्सपोनेंट -3 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा। और दूसरी बात ये है कि उसने न्यूमेरिकल में लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या, टोरॉइड का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, तो टोरॉइड के मुतालिक बात हो रही है। तो कह रहा है टोरॉइड में ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करना चाहता हूं। द टोरॉइड हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। टोरॉइड का जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। आपको पता है हमें हर वैल्यू मीटर में चाहिए, डिवाइडेड बाय 100, सो दिस इज 0.15 मीटर। एंड 300 टर्न, जो नंबर ऑफ टर्न है टोरॉइड में उसको कैपिटल एन लिखते हैं, वो 300 है हमारे पास। ओके, कह रहा फाइंड द करंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए जो करंट है वो कितना होगा, राइट। तो पहले न्यूमेरिकल का ये हिस्सा करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो सॉल्यूशन, टोरॉइड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ओके, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7, एग्जाम में गिवन होती है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, 300, और करंट हमें I मालूम करना है, हमने इसको I लिख दिया, डिवाइडेड बाय मेरे पास है 2 पाई, और रेडियस की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.15, और मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी गिवन है, 2 एक्सपोनेंट -3। तो यहां पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो बाकी चीजों को हम लिख लेते हैं। हमारे पास है एक्सपोनेंट -3 इनटू 0.5, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या बचा, एक्सपोनेंट -7 इनटू 300। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू। तो तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। सो दैट गिव्स मी 5। तो मेरे पास जो करंट आ रहा है वो करंट आ रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। अब इस न्यूमेरिकल के अगले हिस्से में कह रहा है if the toroid is wound on an iron core of permeability 300 times the permeability of free space, relative permeability वो कह रहा है 300 times है permittivity of the free space। free space permittivity म्यू नॉट 300 times करेंगे तो जो भी आयरन की permeability वो आ जाएगी। कह रहा है what increase in B will occur for the same current। इसी सेम करंट के लिए वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू बताइए। तो हम अगले हिस्से के लिए एज हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। एग्रीड। और अगर हम यहां पर फ्री स्पेस की जगह पर रिलेटिव परमिएबिलिटी यूज करते हैं, म्यू आर एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, तो अब जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी डैश से। अब वो साहब हमसे कह रहे हैं कि जो बी डैश है वो कुछ इस किस्म का मामला है, करंट वो कह रहा है आपने यही यूज करना है। ठीक है, करंट की वैल्यू यही यूज करनी है 5 एम्पियर। तो हम 5 एम्पियर अगर करंट यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है, देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, म्यू आर को क्या लिख सकता हूं, म्यू आर को 300 म्यू नॉट, सो दिस इज 300 म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सो बी डैश इज इक्वल टू 300 एज इट इज, और ये जो पूरी चीज है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, क्या ये पूरी चीज इस b के बराबर नहीं है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। सो b डैश इज इक्वल टू 300 b। ये b की वैल्यू कब है, ये जो b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू जब हमारे पास है उस वक्त करंट कितना है 5 एम्पियर। तो उसी 5 एम्पियर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंक्रीज कर जाएगी, 300 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। सो जो नई मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर हम आयरन का कोर यूज कर रहे हैं, वो आयरन जिस आयरन की रिलेटिव परमेबिलिटी 300 टाइम्स है फ्री स्पेस से, तो ऐसे आयरन कोर को यूज करने से जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगी वो प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड से 300 टाइम्स ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास आंसर है। ओके,
या इसको हमारी किताब वाले ने जो लिखा हुआ है वो उसने इसको लिखा हुआ है 300 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 300 टाइम्स। ओके, सो दिस इज द आंसर। 14.6 में कह रहा है ये इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, ये न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता रहता है, एग्जाम में पूछता रहता है वो, ठीक है। कह रहा है ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 एक्सपोनेंट 5। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेजेस कहते हैं 6 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट है हमारे पास, और प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मतलब ये हुआ कि उसका चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और उसका जो मास होता है वो 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी होता है। एग्जाम में ये वैल्यूज गिवन होती है, प्लीज याद रखिएगा। यहां पर मैंने खुद से आपको बता दी है, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम को न्यूमेरिकल कराऊंगा देन यू विल सी कि वहां पर गिवन होता है। It then enter in uniform magnetic field B is equals to 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो B उसने खुद लिख दिया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर से हमें पता चल गया ये B है। इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कितने एंगल के ऊपर जाएगा 45 डिग्रीज के ऊपर आएगा। विद द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमने इसकी डेरिवेशन की हुई थी, जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो सर्कल में रिवॉल्व करता है, उस सर्कल का एक रेडियस होता है, उस रेडियस की डेरिवेशन हम लोगों ने की हुई है, और मैंने आपको बताया था एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आई भी हुई है। उसका फॉर्मूला है हमारे पास एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब इस फॉर्मूले में चीजों को जरा समझ लीजिए। इस फॉर्मूले में m क्या है, वो पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है उसका मास है, और मास हमें गिवन है। ये क्या है, v वेलोसिटी है। देखिए मैंने v को थोड़ा सा कर्व किया हुआ है, यहां पे v को थोड़ा सा कर्व किया हुआ है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपको पता हो कि उसमें जो वैल्यू दी है वो वोल्टेजेस दी हैं। मैंने आपको पहले भी हीट के चैप्टर में भी बात समझाई है कि सेकेंड ईयर फिजिक्स में वोल्टेजेस, वेलोसिटी, वॉल्यूम ये एक साथ आ जाते हैं एक ही इक्वेशन के अंदर। देन आपकी लॉजिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सी चीज क्या है। तो इस फॉर्मूले में ये जो v है दिस इज वेलोसिटी, जबकि मुझे क्या दिया है वोल्टेजेस, तो वेलोसिटी की वैल्यू आप देख सकते हैं मेरे पास नहीं है। थीटा मुझे गिवन है, चार्ज q चार्ज होता है वो मुझे गिवन है, b मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन है। तो इस फॉर्मूले को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, और मुझे क्या मालूम करना है वेलोसिटी। सो मैं v और ब्रैकेट में इसको लिख देता हूं वेलोसिटी, ये मुझे मालूम करनी है, राइट। अब होता ये कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल को जाहिर सी बात है हम कुछ एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी से वो मूव करता है। तो जो वो मूव कर रहा होता है, किसी भी चीज की जो मूवमेंट होती है, इस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कहा जाए कि वो जो काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल के पास है हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने इबायन रेशियो में भी किया था। ये काइनेटिक एनर्जी उसको किस तरह हमने दी है, हमने उस चार्ज पार्टिकल पे क्या किया है, वर्क डन किया हुआ है। और अगर मैं वर्क डन के बारे में आपसे बात करूं तो चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा था वोल्टेजेस, और वोल्टेजेस हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेजेस। अगर ये बात सही है तो V Q को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, W बन जाएगा। तो ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन को मैं क्या लिखूंगा, VQ। यहां पर ये V वेलोसिटी है और ये वाला जो V है ये वोल्टेजेस है। तो चूंकि मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है तो अब बहुत आसान है, 2 डिवाइड है वहां जाकर मल्टीप्लाई, 2VQ, M मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वेलोसिटी पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं यहां पर रूट अप्लाई करूंगा। So the next step is very simple. You have to put the values. So 2 multiply by V voltages जो कि दिया हुआ है 6 exponent 5 multiply by charge 1.6 exponent minus 19 and divided by जो mass है वो मेरे पास है 1.67 exponent minus 27. So यहाँ से मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी velocity. So मैं velocity कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2 multiply by 6 exponent 5 multiply by 1.6 exponent minus 19 and divided by 1.67 exponent minus 27. So that gives me अच्छा खासा बड़ा आंसर है। ये आंसर मेरे पास आ रहा है 10722 409
0.24 ये मेरे पास आ रहा है और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा वेलोसिटी अच्छी खासी ज्यादा आएगी, अच्छी तरह याद रखिएगा। हाँ, इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ये हो जाएगी 1.072 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास आ गया। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that, अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट कर ले। सो r इज इक्वल टू, मास हमारे पास कितना है 1.67 एक्सपोनेंट -27, वेलोसिटी मैं निकाल चुका हूं 1.072 एक्सपोनेंट 7, ठीक है, और साइन मेरे पास कितना है 45 डिग्रीज, राइट, एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास Q चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट -19 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है मेरे पास 0.3, इट इज 0.3। सो इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है। दिस इज 1.67 exponent -27 multiplied by the answer, then multiply by the sine 45 और डिनोमिनेटर में 1.6 एक्सपोनेंट -19 और टाइम्स 0.3। So that gives me, class, the radius is 0.263 मीटर, ये मीटर में आया, और इसको अगर मैं सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करूंगा तो दिस बिकम 26.3 सेंटीमीटर। दिस इज माय आंसर। तो मेरा ख्याल आसान न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में काफी दफा आया हुआ है, काफी दफा आया हुआ है। ओके, फॉर्मूला यही आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो हमारे बुक में 0.26 दिया हुआ है, 0.26, 3 नहीं लिखा हुआ, मैंने 3 भी लिख दिया और सेंटीमीटर में मैंने करके दे दिया, बुक वाले ने मीटर में दिया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में हमें मीटर में ही आंसर देना होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में। तो अब हम पेज नंबर 152 पर पहुंच गए। न्यूमेरिकल है 14.7, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और एग्जाम का न्यूमेरिकल है, एग्जाम, ये भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। कह रहे 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर ऑफ एयर। मैं जरा बना देता हूं, देखिए तस्वीर में कुछ ऐसे बनाता हूं कि ये एक मेटल की प्लेट है और ये दूसरी मेटल की प्लेट मैंने बना दी। ये दोनों मेटल की प्लेट जो है वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये वो डिस्टेंस बता रहा है, इसको मैं कह देता हूं r, और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस को मैंने r कह दिया, इसको r कह दें, इसको d कह दें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, r या d 5 सेंटीमीटर। एयर में है, हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। इन दोनों प्लेट को हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है जो कि मेरे पास कितना है 220 वोल्ट्स है। तो ये वोल्टेज है मेरे पास। मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू उसने b लिखी हुई है हमारे पास 5 एक्सपोनेंट -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि इज आल्सो प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि वो प्लेट जिसको मैंने बैटरी के सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है, पॉजिटिव, और छोटी लाइन क्या होती है, नेगेटिव। तो जिसको अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट किया है इस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। चैप्टर नंबर 12 में मैंने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ऐसे। ओके, अब अगर इस जगह मैं एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो आपको यह बात भी मैंने इसी चैप्टर में समझाई हुई है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है इनसाइड द प्लेन, जो कि प्लेन यानी बोर्ड में इनसाइड अंदर जा रही है उसे क्रॉस कहते हैं। तो एक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रही है और एक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है या परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। बात समझ रहे हो, एक फील्ड ऐसे बोर्ड में जा रही है ऐसे, और एक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली। सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो वो हमसे ये कह रहा है परपेंडिकुलर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो मैं जहां पर भी एंगल आएगा वहां पर क्या अप्लाई करूंगा, 90 डिग्री।
ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन की एक बीम हमने गुजारी और वो इलेक्ट्रॉन की बीम इसमें से कैसे गुजर गई, अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सीधी गुजर गई, इधर उधर कहीं वो बेंड नहीं हुई, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड थ्रू दीज क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताइए कि स्पीड कितनी थी। अब देखिए ये बहुत सिंपल, ये न्यूमेरिकल भी यहां जाकर बड़ा सिंपल सा हो जाता है, और वो इस तरीके से, इस न्यूमेरिकल के अंदर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, न्यूमेरिकल नंबर 12 में भी दो प्लेट्स हैं और उसके दरमियान एक चार्ज पार्टिकल को उसने रखा हुआ है, वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मोशनलेस। तो मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, अगर लफ्ज मोशनलेस इस्तेमाल हो, दो प्लेट्स के दरमियान चार्ज पार्टिकल मोशनलेस, तो चैप्टर नंबर 12 का वो न्यूमेरिकल है। लेकिन अगर दो प्लेट के दरमियान कोई चार्ज पार्टिकल मूव करवा रहा है और अनडिफ्लेक्टेड का लफ्ज यूज कर रहा है, दो मेटल प्लेट्स के दरमियान चार्ज पार्टिकल और अनडिफ्लेक्टेड, चैप्टर 14, ओके। सो हम यहां पे जानते हैं कि जितनी फोर्स हमारे पास, मैं कहता हूं कि जितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उतनी ही कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। क्या कह रहे हैं, यही सारी बात हम लोगों ने E by M रेशियो में भी की थी कि जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स, जितनी मैग्नेटिक लग रही है उतनी इलेक्ट्रिक लग रही है। E by M रेशियो में आप देख लीजिएगा, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट था। सो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो E को Q से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, सो इट इज EQ, राइट। सो यहां Q से हम Q को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये V हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये B sin थीटा वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो E अपॉन B sin थीटा, दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला। इसको हम नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, क्यों, B की वैल्यू तो मुझे गिवन है, एंगल भी मेरे पास मौजूद है, जो चीज नहीं है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन कोई इशू नहीं है, E की वैल्यू निकालना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा हुआ है, एज वी नो, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो V होता है यानी वोल्टेज, ये किसके बराबर होता है, E into D के, बड़ा वेल नोन फॉर्मूला वहां पे। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से अगर हमें E निकालना है तो मैं वोल्टेजेस को डिवाइड करूंगा डिस्टेंस से, और वोल्टेजेस मुझे कितने गिवन है, 220 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दोनों प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। प्लीज सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो हम इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 मीटर हो जाएगा, ओके, सो इट इज 0.05। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी जो मैं यहां पर पुट करूंगा, सो इट इज 220 डिवाइडेड बाय 0.05, दैट गिव्स मी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4400, राइट। ये वैल्यू उठा के मैं पुट करूं इक्वेशन नंबर 1 में, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट वेलोसिटी, मैं v को कर्व कर देता हूं ताकि मुझे हमेशा समझ में रहे कि v जो है वेलोसिटी है, सो दिस इज 4400 डिवाइडेड बाय b व्हिच इज 5 एक्सपोनेंट -3 एंड sin 90 डिग्री जो कि 1 हो जाएगा। सो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी, और वो क्या हो जाएगी कि मैं इस आंसर को डिवाइड कर दूंगा 5 एक्सपोनेंट -3 के साथ, ठीक है। सो दैट गिव्स मी 88 and 1 2 3 4 मीटर पर सेकेंड, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में मैं क्या लिखूंगा, 8.8, और देखें 1 2 3 4 5, तो डिजिट जो डेसिमल पॉइंट है वो 5 डिजिट मैंने लेफ्ट पे मूव कराया, तो +5 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज द वेलोसिटी। मेरा ख्याल आसान है, आपकी समझ में आ चुका है। 14.8 न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, और 14.8 न्यूमेरिकल में वो हमसे कह रहा है ए कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न कॉइल की कितनी है हमारे पास, 50 टर्न्स है, वाउंड ऑन रेक्टेंगुलर आइवरी फ्रेम के ऊपर है, उसको वाउंड किया हुआ है, उसके आगे उसने ऐसे लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। जब भी दो साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है, ओके। उसने एरिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसने कहा 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, देन आई नो कि दिस इज द एरिया, और मुझे सेंटीमीटर नहीं मुझे मीटर चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में करो तो 0.02 मीटर,
ठीक है, इसको मैंने 100 से डिवाइड किया, इसको भी 100 से डिवाइड करो तो 0.04 मीटर। तो अब इसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाते हैं 8 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। ओके, ये हमारे पास क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है। is pivoted to rotate in a magnetic field of 0.2 Weber per meter square। 0.2 Weber per meter square, इसका मतलब क्या है, Weber per meter square का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास। The face of the coil is parallel to the field, वो जो कॉइल का जो फेस है वो पैरेलल है, मतलब एंगल 0 है हमारे पास। इसको बेसिकली हम अल्फा कहते हैं, इसको मैंने थीटा क्यों लिखा भी बता देता हूं आपको। How a torque act over the coil when a current of 0.5 ampere passes through it। अगर उसमें से गुजरने वाला करंट 0.5 एम्पियर है तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये बताइए, ये हमसे वो कह रहा है। तो देखिए हम ये बात जानते हैं कि जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसमें से करंट गुजारते हैं तो वो टर्न कर जाती है। तो जब कोई चीज टर्न करती है तो उसमें टर्निंग इफेक्ट मतलब टॉर्क की बात होती है। तो हमने ये जो मैंने जुमला इस्तेमाल किया है इससे शायद आपको फॉर्मूला याद आ गया हो, बीना कॉज अल्फा हमने पढ़ा था। तो जो हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक टॉर्क का वो था BINA कॉज अल्फा। क्योंकि एंगल को हम अल्फा कहते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा लिख दिया। ओके, सो टॉर्क मालूम करना कोई इशू नहीं है, तमाम वैल्यूज मेरे पास हैं, मुझे पुट करनी है। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.2, आई करंट हमें कितना दिया हुआ है 0.5, नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितने हैं 50 और एरिया ऑफ द कॉइल मेरे पास कितना है 8 एक्सपोनेंट माइनस 4 और cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो बस इन तमाम वैल्यूज को हमने फॉर्मूला में पुट करना है और हमारा जवाब आ जाएगा। ओके, सो जनाब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 8 exponent minus 4, so that gives me 4 exponent minus 3 न्यूटन मीटर। हम जानते हैं टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ओके, सो हमारी किताब वाले में ये आंसर ऐसे लिखा हुआ है, देखो अगर मैं 4 लिखता हूं तो 4 के बाद यहां पर पॉइंट है, तो अगर पॉइंट को मैं एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कराऊंगा लेफ्ट, तो जब भी लेफ्ट की तरफ पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव में क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर मैं एक डिजिट लेफ्ट में मूव करा रहा हूं तो ये हो जाएगा 0.4। अब पावर -3 + 1, मैंने कहा ना पॉजिटिव में इंक्रीज होती है +1, तो -3 + 1 तो ये बन जाएगा -2 न्यूटन मीटर। किताब में 0.4 एक्सपोनेंट -2 करके लिखा हुआ है तो मैंने इसलिए बुक वाला आंसर आपको बना के दिखा दिया। एग्जाम में अगर आप 4 एक्सपोनेंट -3 लिखोगे इट इज गुड, इट इज परफेक्ट आंसर, यही वो आंसर है जो आपको लिखना है। ओके, अब इस न्यूमेरिकल के अगले हिस्से में वो हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द टॉर्क व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड। दोबारा से पूछ रहा है, अगेन मैं लिख देता हूं क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है, कह रहा है अगर मैंने कॉइल को रोटेट किया है 60 डिग्रीज तो हमने दिस इंप्लाइज दैट, दोबारा से टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है BINA cos अल्फा। तो ये जो B है इसकी वैल्यू भी एज इट इज है, I की वैल्यू भी हमारे पास एज इट इज है, N भी एज इट इज है, एरिया ऑफ द कॉइल भी हमारे पास सेम है। तो ये सारी वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की है ना, ये मेरे पास सारी वैल्यू क्या है 4 एक्सपोनेंट -3 ये वैल्यू, साथ में cos के साथ क्या लिख देता हूं 60। बस यहां से मेरे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। एक आंसर ये है मेरे पास और दूसरा आंसर मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। सो इस आंसर को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है cos 60 के साथ, दैट्स इट। सो ये मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है। ये जो जवाब है मेरे पास यार 2, मैं नीचे लिख देता हूं इसको, ठीक है यार 2 एक्सपोनेंट -3, या किताब की तरफ पॉइंट को मैं लेफ्ट पे मूव करूंगा तो 0.2 एक्सपोनेंट -2 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द आंसर। तो मेरा ख्याल है आसान न्यूमेरिकल है, यहां तक भी हो गए है ना। यहां तक जाकर हमने बुक वाले सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। 14 चैप्टर का जो पहला हिस्सा है मैग्नेटिज्म, उसके बुक के जो न्यूमेरिकल है वो मैंने सारे कर लिए। अब मैंने आपको करवाने हैं एग्जाम के न्यूमेरिकल,
और एग्जाम्पल्स करवानी है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैं आज इसको यहीं तक रखता हूं।